हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में सारे पॉइंट को कवर करेंगे। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ ईआरओ की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइमन कमीशन अ, के पूर्ण इतिहास यानी कि साइमन कमीशन के पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि ये कैसे आया। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि अधिनियम लागू होने के 10 साल बाद यानी कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू होने के बाद 1929 में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य रहेगा भारत के प्रशासनिक सुधार और स्वशासन की प्रगति की समीक्षा करना। लेकिन क्या हुआ, 1929 की जगह में 1927 में गठन क्यों करना पड़ा साइमन कमीशन का? इसके बारे में हम देखते हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान था, जो 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। तो उसमें क्या प्रावधान था? तत्कालीन सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि विपक्ष की जो पार्टी थी लेबर पार्टी चुनाव जीतकर भारतीयों को अधिक रियायतें न दे दे। इसी के लिए उसने क्या किया कि समय से 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को ही आयोग की घोषणा कर दी। अब यहाँ पे ये डेट याद रखना कि पहली बार साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? 1900 8 नवंबर 1927 को की गई। ठीक। फिर उसके बाद इसमें वायसराय की क्या भूमिका थी? तो भारत के तत्कालीन वायसराय जो उस समय थे लॉर्ड इरविन, इनकी क्या सुझाव था? इनके सुझाव पर ही कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अगर पूछा जाए कि किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, तो उसमें भूमिका थी किसकी? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन की। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं आयोग की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो साइमन कमीशन का ऑफिशियल नेम क्या था? आधिकारिक नाम था भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक, ये था। इसमें याद रखना है कि साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाता था। और इसका लोकप्रिय नाम क्यों पड़ा साइमन कमीशन? तो क्योंकि लिबरल पार्टी के जो सदस्य थे सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। ये तो सभी लोग जानते हो। कुल सदस्य कितने थे साइमन कमीशन में? टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेके, और सभी सातों सदस्य क्या थे? गोरे थे। इसलिए इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। फिर आगे हम देखते हैं, सातों सदस्यों की सूची देख लेते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे ये कमीशन का नाम पड़ा था। उसके बाद दूसरे सदस्य थे क्लेमेंट एटली, जो कि विपक्ष, उस समय की विपक्ष पार्टी लेबर पार्टी थी, उसके सदस्य थे। अब यही सदस्य जो आगे चलकर क्लेमेंट एटली है 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये नाम जरूर याद रखना है, ये भी शामिल थे लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में। फिर इसके बाद थर्ड सदस्य हैं हैरी लेवी लॉसन, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। चौथे सदस्य थे एडवर्ड काउंट कुर्गन, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। पांचवे थे वारेन हॉर्स हॉर्न, ये भी लेबर पार्टी के सदस्य थे। फिर उसके बाद 6 नंबर पे हैं जॉर्ज फॉक्स क्रॉफ्ट, ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। 7 नंबर पे है डोनाल्ड हावर्ड, कंजर्वेटिव। तो याद रखना है, इन सातों सदस्य का नाम जरूर याद रखना है, आने वाले एग्जाम में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अब भारत आगमन का कालक्रम देख लेते हैं साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन साक्ष्य जुटाने और समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 2 बार आया था। सबसे पहली बार कब दौरा किया था? 3 फरवरी 1928 को और 31 मार्च 1928, मतलब पहली बार जब दौरा किया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था और 31 मार्च 1928 तक भारत में ये था। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे बंदरगाह पे जब ये उतरा, तो पूरे देश में इसके विरोध में व्यापक हड़ताल शुरू हो गया। दूसरा दौरा कब किया था? दूसरा दौरा इसका 11 अक्टूबर 1928 से लेके 13 अक्टूबर 1929 तक था। यानी 11 अक्टूबर 1928 को भारत में आया और 13 अप्रैल 1929 तक ये भारत में रहा। उस समय आयोग ने क्या किया? विभिन्न प्रांतों का सघन दौरा किया। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं देशव्यापी विरोध, राजनीतिक दलों का रुख साइमन कमीशन के खिलाफ। तो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में देखते हैं। मद्रास में उस समय कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1927 में। तो मद्रास अधिवेशन में जो अध्यक्ष उस टाइम थे डॉक्टर एम ए अंसारी।
जिन्होंने निर्णय लिया गया कि हर स्तर पर हर रूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का भी विभाजन हो गया था साइमन कमीशन के सपोर्ट को लेके। मुस्लिम लीग दो गुटों में बढ़ गया था। जिन्ना वाला जो गुट था कोलकाता में, जिसका ऑफिशियल था वो था साइमन कमीशन का, उसने विरोध किया और बहिष्कार किया। लेकिन जो लाहौर में साइमन कमीशन से जुड़े हुए जो लोग थे, नेता थे, वहाँ पे सर मोहम्मद सैफी के नेतृत्व में ये क्या कर रहा था, साइमन कमीशन का सपोर्ट में उतर आया था ये वाला गुट। फिर आगे देख लेते हैं समर्थन करने वाले और दल और प्रमुख नारे के बारे में देख लेते हैं। तो कमीशन का समर्थन करने वाले अन्य संगठन थे। सबसे जरूरी ये याद रखना कि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने क्या किया था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और दूसरे नंबर पे है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, इसने भी साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। तीसरी है मद्रास की जस्टिस पार्टी, ये तीनों का नाम जरूर याद रखना है। फिर उसके बाद जो नारा था, स्लोगन किसने दिया था, साइमन गो बैक का नारा, जो बहुत फेमस हो गया था, साइमन वापस जाओ। स्वतंत्रता सेनानी और मुंबई के पूर्व मेयर यूसुफ मेहर अली, इन्होंने आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, भारत छोड़ो, इसको भी इन्होंने ही दिया था, जो कि मुंबई के पूर्व मेयर रह चुके थे, यूसुफ मेहर अली। इस नाम को जरूर याद रखना है। अब आगे चलते हैं। विरोध के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, जिसका कारण था कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य का न होना आत्मसम्मान पर चोट माना गया, इसलिए इसका बहुत कड़ा विरोध किया गया। सबसे पहली बार जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा, कमीशन के उतरते ही काले झंडे और देशव्यापी हड़ताल, पूरे देश में हड़तालों से इसका स्वागत किया गया। फिर उसके बाद बॉम्बे का ये हो गया इतिहास। उसके बाद मद्रास में क्या किया, मद्रास में जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किए। फिर उसके बाद विरोध के अन्य केंद्रों में देखते हैं, जो लाहौर के त्रासदी बन गया था लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस अधीक्षक एसपी जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। तो याद रखना है किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, कौन सा पुलिस अधीक्षक था, उसका नाम था जेम्स ए स्कॉट। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 के लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। और निधन होने से पहले उनका अंतिम कथन क्या था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी तीर साबित होगा, जो कि आगे साबित भी हुआ। जी, इसी के परिणाम स्वरूप यानी कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जो कि उस समय पुलिस उप अधीक्षक था, जो कि जेम्स ए स्कॉट उस समय जिसने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, जेम्स ए स्कॉट था। लेकिन जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जिसकी सैंडर्स की हत्या की थी, वो क्या था, उप पुलिस अधीक्षक था वहाँ का। ठीक, इसकी हत्या की थी उन्होंने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देते हैं साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ। लखनऊ में अनोखा विरोध कैसे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन लखनऊ में किया गया था। हवा में काले गुब्बारे और पतंगे उड़ाई गई, जिन पर लिखा था साइमन गो बैक लिखा था। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था, लाठीचार्ज में पंत जी को गंभीर चोटें आई थी। गोविंद बल्लभ पंत, सॉरी सुमित्रा नाम निकल गया। तो लाठीचार्ज में पंत जी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी को जीवन ऐसी चोटें आई जो जीवन भर शारीरिक रूप से थोड़े अक्षम हो गए, यानी कि उनकी गर्दन हमेशा हिलने लगी इस गंभीर चोट से। और वाराणसी में देख लेते हैं। वाराणसी में साइमन कमीशन का विरोध शिव शिव प्रसाद गुप्त के नेतृत्व में किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था इस विरोध के कारण। फिर आगे देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर का क्या, क्यों इन्होंने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था, क्या कारण था। अम्बेडकर जी का मानना था कि कांग्रेस मुख्य रूप से उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिससे दलितों के अधिकार और उपेक्षित हो सकते हैं। ठीक, सीमित में भूमिका क्या थी, तो वे साइमन कमीशन के सदस्य के साथ समन्वय करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सदस्य उनको शामिल कर दिया गया। मतलब साइमन कमीशन के साथ समन्वय के लिए गठित की गई एक पार्टी थी, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी, जिसके सदस्य के रूप में इनको नामित कर दिया गया था। तो याद रखना है कि साइमन कमीशन के साथ समन्वय के लिए जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी की गठन किया गया था, उसके सदस्य के रूप में कौन चुना गया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये नाम जरूर याद रखना कि बी आर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया गया था सीधा सीधा। और इनकी मांगे क्या क्या थी, दलितों के लिए सम्मान, नागरिक अधिकार, शिक्षा और नौकरियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये 3 मांगे इनकी थी साइमन कमीशन से।
इसलिए ये साइमन कमीशन के सपोर्ट में चले गए थे। फिर उसके बाद रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि साइमन कमीशन की क्या रिपोर्ट थी और क्या सिफारिशें थी। तो सबसे पहले याद रखना है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 27 मई 1930 को ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट को साइमन कमीशन ने प्रस्तुत किया था। और इसकी सिफारिशें क्या थी? पहली सिफारिश ये थी कि प्रांतों में द्वय शासन को समाप्त कर वहाँ उत्तरदायी शासन स्वायत्तता का स्थापित किया जाए। ठीक, और क्या था? केंद्र में संयुक्त शासन, केंद्र में उत्तरदायी शासन या द्वय शासन की स्थापना न की जाए, ये जो सिफारिशें थी साइमन कमीशन की। फिर आगे भारत में एक फेडरल सरकार यानी संघीय शासन बने जिससे ब्रिटिश फ्रांस और देसी रियासतें दोनों शामिल हो। आगे और क्या सिफारिश थी साइमन कमीशन की? सांप्रदायिक चुनाव, यानी कि हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र जारी किया जाए। यहीं से सांप्रदायिक चुनाव की सिफारिश साइमन कमीशन ने की थी। मताधिकार का विस्तार, यानी कि मताधिकार का जो दायरा था बढ़ाकर देश की 10 से 15% आबादी तक किया जाए, मतलब और ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स में शामिल किया जाए। और भौगोलिक क्या क्या सिफारिश थी? वर्मा जो अब म्यांमार है भारत से अलग किया जाए, सिंध को बॉम्बे से अलग कर नया प्रांत बनाया जाए। ये दो भौगोलिक बदलाव की सिफारिशें की थी साइमन कमीशन ने। फिर उसके बाद सेना को लेकर क्या कहा था? भारतीय सेना का भारतीयकरण धीमी गति से हो, आंतरिक सुरक्षा हेतु ब्रिटिश सेना ही आवश्यक, यानी ये भी सिफारिश किसकी थी? साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन के कुछ दूरगामी परिणाम को देख लेते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर ये सब काम हुआ। तो जो उस समय भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती थी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती किसने दी थी? लॉर्ड बर्कनहेड ने दी थी, क्योंकि इस लोग भारत के लोग जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। तो उस समय जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड ने ही चुनौती दी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना खुद चाहिए। तब उस समय इसी संविधान को लेके, इसी बात को लेके नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया गया था। और संविधान और साइमन कमीशन का और दूरगामी परिणाम ये भी था कि इसके विरोध की वजह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू गया। इसी को विरोध का ही उपज माना जाता है। और आगे रिपोर्ट पर चर्चा हेतु 1930, 31, 32 में ब्रिटेन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये भी साइमन कमीशन के दूरगामी परिणाम थे। उसी दूरगामी परिणाम का एक और निष्कर्ष निकलता है कि आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का भी गठन किया गया था, जो कि साइमन कमीशन का दूरगामी परिणाम ही था। ये सब जरूर याद रखना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जितने भी हैं उसको कवर करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।